अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, फ्रैंकली मेरा तो आज प्रोग्राम करने को दिल नहीं कर रहा था और बड़ी एक एंग्जाइटी सी है, बड़ी बेचैनी सी है और उसकी वजह जो है वो ईरान की सूरत हाल है। अब ये है कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जो इजरायली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही थी वो यही थी कि उनकी टॉप लीडरशिप, ईरान की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया है, जिसमें बिलखसूस मैंने आयतुल्ला का जिक्र किया था। हर बाद में कंफर्म भी हो गया। लेकिन नाजरीन अलमिया देखें कि इसराइल को रिपोर्ट किधर से जा रही है। इसराइल की इंटेलिजेंस को सबसे पहले जो आयतुल्ला की डेड बॉडी की वीडियो मिलती है और वो आगे फिर अपने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को देते हैं और नेतन्याहू फिर आगे ट्रंप को देता है और ट्रंप फिर पूरी दुनिया में अनाउंस करता है जी कि आयतुल्ला इज़ नो मोर। है जिन अल्फाज में उसने जिक्र किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाह रहा। लेकिन ऑब्वियसली इनके अंदर से भी लोग थे ना। अब जब इनके अंदर से लोग थे तो फिर बाद में दूसरों को बंदा क्या कहे। या इनकी सप्रेशन थी, लोगों पर जबर था कि लोग इनसे तंग आए हुए थे। इसको बयान करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक और एंगल ये भी है कि वाशिंगटन पोस्ट में आई रिपोर्ट आई कि ईरान पर हमले के हवाले से अमेरिका को पुश करने में इसराइल के साथ साथ सऊदी अरब का भी बड़ा रोल था। कि सऊदी अरब के MBS मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी कहा कि कम चुक के रखो। मतलब ये है कि इस टाइम लोहा गर्म है, बस आप जो है ना थोड़ा चला दें। मतलब ये था कि प्रोटेस्ट हो रहे थे, ईरानी क़यादत जो है वो अंडर प्रेशर थी, तो यही टाइम है कि बस इन पे स्ट्राइक करें। अब वो स्ट्राइक में क्या मतलब था कि आयतुल्ला को टारगेट करना है या क्या होना है, आई डोंट नो। जो एक सऊदी अरब का भी एक मेन कंसर्न जो है वो इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से है। एंड टू बी फेयर विद सऊदी अरब एंड अदर अरब कंट्रीज़, ईरान ने भी किसी के साथ कोई अच्छे मामला नहीं रखे हुए। अभी देखें, अभी जो उन्होंने मिसाइल चलाए हैं और अपने मिसाइल वगैरह चलाए हैं, ओमान के अलावा उन्होंने कोई मुल्क नहीं छोड़ा। ओमान को इसलिए छोड़ दिया कि ओमान जो है वो दरमियान में इनके मुज़ाकरात करा रहा था अमेरिका के साथ। बाकी जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट इनका बहुत ज़्यादा है। तो अब यह है कि पहले ज़रा बात कर लें आयतुल्ला पे, कि आयतुल्ला की ज़रा बैकग्राउंड बता लें। यानी कि ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चल जाए कि उनका सिस्टम कैसे चलता है और आगे कैसे चलेगा। आगे जो है क्या अमेरिका जो मामला करना चाहता है वो उसमें कामयाब होगा या नहीं होगा। तो अब यह है कि आयतुल्ला कोई 1939 में पैदा हुए और फिर ये इमाम khomeini के जो करीबी लोग हैं उनमें इनका शुमार होता था। 1963 से लेके इनकलाब तक, इनकलाब आया 1979 में, तब तक ये मुख्तलिफ़ टाइमों पर कई दफ़ा जेल में भी गए। और अगर सारा एक मजमूई अरसा निकाला जाए तो तकरीबन 3 साल उन्होंने जेल में गुजारा। एक मुतवसत ख़ानदान से तल्लक़ रखते हैं, एक दरमियाने दर्जे के, और उनके फादर जो हैं वो भी मौलवी थे, ये ख़ुद भी मौलवी थे। फिर यह है कि जब इनकलाब आया तो इनको तेहरान की जो मेन मस्जिद है उधर जुमे की ड्यूटी इनकी लग गई कि आपने खुतबा देना है। ये इमाम khomeini ने लगाई। बाद में इनको कुछ देर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, जो पास दरानी इनकलाब हैं उनके सुपरवाइज़र भी रहे। और फिर क्या हुआ कि 1981 में एक असैसिनेशन अटैम्प्ट हुई, उसमें बच गए। लेकिन यह है कि उससे इनका एक बाजू जो है वो एक गैर फाल हो गया। और फिर 1981 में इनको सदर बनाया गया। यानी कि उससे पहले एक सदर थे, वो असैसिनेशन अटैम्प्ट में मारे गए और उसके बाद इनको सदर बना दिया गया। और ये फिर इन्होंने टर्म दो एज अ प्रेसिडेंट, 2 टर्म इन्होंने एज सदर के गुजारी। और फिर 1979 में, 99 में जो इमाम khomeini है उनका इंतकाल हो गया। अब ये जो है ना सूरत हाल इधर बड़ी दिलचस्प हो रही है। तब तक पहले जो है इमाम khomeini के जो एक जो उनका एक जानशीन था, जो बनना था, वो थे एक ग्रैंड आयतुल्ला थे, मुंतज़री, आयतुल्ला मुंतज़री साहब, हुसैन मुंतज़री। और यानी कि जो रैंकिंग में, सीनियरिटी में वो आ रहे थे। और जो एक आयतुल्ला बनने के लिए जो एक इल्म चाहिए होता है वो सारा इल्म उनका पूरा था, ये खामनाई का नहीं था। लेकिन वो बाज़ात बंदा जोम में आ जाता है, उसका ख्याल था कि मुझे सीनियरिटी से कोई हटा नहीं सकता। उसने इमाम khomeini के कुछ एक्शंस को चैलेंज करना शुरू किया, जो उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन की एक मैस एग्जीक्यूशन की और कोई इस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की। उस पर उन्होंने कोई उन पर इतराज़ किया तो उन्हें लगा कि यार है बंदा हूँ साड़ी बिली सानू म्यों म्यों। तो ये उन्होंने जो है कहा कि यार ये बंदा तो इस काबिल नहीं है कि ये मेरा जानशीन बने। यानी कि उन्होंने ज़रा एक सटली अपना को प्लान कर लिया। अब ये उस दौरान इमाम khomeini उनकी डेथ हो जाती है और बाद में आपको याद होगा हाशमी रफसंजानी जो कि बाद में सदर बने, वो और इमाम khomeini के बेटे, इन दोनों ने जो ये खामनाई हैं इनका नाम प्रपोज़ किया। इन्होंने कहा जी कि khomeini साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि इनको बनाया जाए। अब यह है कि ये इनका मामला ये था
कि ये वो क्वालिफ़िकेशन पे पूरा नहीं उतरते थे जो एक रिक्वायर्ड थी आयतुल्ला बनने के लिए। आप ये समझें कि जैसे क्वालिफ़िकेशन ऐसी थी जैसे पाकिस्तान में कोई एक बीए की शर्त आपने रख दी हो और एक दूसरा बंदा वो मैट्रिक पास हो। तो फिर क्या हुआ कि उधर आइन में एक तब्दीली की गई और तब्दीली के तहत इनको क्वालिफाई बनाया गया और उसके बाद इनको आयतुल्ला बना दिया गया। कई लोगों का ख्याल है कि हाशमी रफसंजानी ये चाहते थे कि ये बंदा इतना को बेज़रर सा है तो इनको आयतुल्ला बना देते हैं, बाकी जो उनका एक अपना एजेंडा है रिफॉर्म्स का वो उसको लेकर आगे चलेंगे। लेकिन ये जो हैं ये भी बड़े पूरे निकले, यानी कि इन्होंने अपना जो एक पूरी तरह एक सिस्टम में कंसोलिडेट किया। और फिर क्या होता था कि जो मुख्तलिफ जो पावर सेंटर्स हैं उनकी आपस में लड़ाइयाँ रहती थीं और उसमें एक बंदा जिस पर सबका कंसेंसस होता था वो खामना ही होते थे। बाकी इनका जो जब एडमी प्रोग्राम शुरू हुआ तो इन्होंने एक फतवा भी दिया कि हम जो है इनके एडमी असला बनाना हराम है। और ये फतवे को ये इस्तेमाल भी करते रहे बड़ी देर कि हम तो एडमी असला नहीं बना रहे, लेकिन ईरान को ये था कि ये इतनी यूरेनियम अफसूदा कर रहे हैं कि जिससे ये किसी टाइम भी बना सकते हैं। खैर इनकी ओवरऑल जो एक पॉलिसीज़ थी वो बड़ी कन्फ्रंटेशनल किस्म की थी। ईरान और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से हो या इसराइल के हवाले से हो, इसराइल को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन्होंने वो बने हुए थे कि ये कहते थे कि हमने सिर्फ इसको तबाह नहीं करना इसराइल को, हमने इसकी जगह पे फ़लस्तीन आबाद करना है। तो इसराइल जो है उनकी नींदें हराम थी कि जब तक ये बंदा मौजूद है तो हमारा जीना या ओवरऑल हमारे मुल्क के लिए ख़तरा है, बिलखसूस अगर इनका कोई एडमी प्रोग्राम कामयाब हो जाता है। तो उनका ये था मसला। फिर जो है बाकी जगहों पे इन्होंने मलेशिया वगैरह तैयार किए। हम तो अपनी बात करते रहते हैं जी कि हमने ये जो मजहबी जहादी क्यों तैयार किए, इन्होंने बैरून मुल्क जो है लबनान में, शाम में, इराक़ में, यमन में, हर जगह पे इन्होंने जहादी अपने जो है प्रॉक्सीज़ वो भी तैयार की। अमेरिका को आए दिन चैलेंज करना, उनको शैतान अजीम ये वो इस तरह की बातें, इस पर भी इनकी काफ़ी हेडलाइंस बनती थी। फिर 2015 में ओबामा ने इनको एक दो लेटर लिखे, फिर इनके कोई एडमी प्रोग्राम पे समझौता हो गया और वो कुछ 2 साल चला। फिर ट्रंप आया उस टाइम भी और इसने आके वो सारी डील कैंसिल कर दी। और फिर जो है 2020 में इनके जनरल कासिम सुलेमानी को टारगेट किया। सबसे पहले जो इन पे जिधर से ये कमज़ोर होना शुरू हुए हैं वो कासिम सुलेमानी, जो कि इनका आप समझें कि हमीद गुल होगा हमारे जैसा, यानी कि या उनका बड़ा एक सेलिब्रेटेड जनरल थे। तो यानी कि उनको मार दिया गया और फिर उसके बाद और एक दो इनके जर्नल मारे। फिर भी यानी कि ईरान जो है, ईरान की पोजीशन जो है वो ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली बढ़ के मारने की ज़रूर थी, लेकिन कोई बाकायदा मुकाबला करने की नहीं थी। तो ये एक मिथ अलबत्ता बनी रही और साथ इनके जो बाकी और हिजबुल्लाह वगैरह हैं वो मौजूद थे, तो लगता था कि इनको डील करना जो है बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमने देखा वक्त के साथ कि हिजबुल्लाह की भी क़यादत जो है उसको भी इनकैपेसिटेट कर दिया गया, हुसी जो हैं वो उनको भी कर दिया गया, जो शाम में जो इनके असासे थे वो भी ख़त्म हो गए, इराक़ में भी कुछ इसी तरह के मामला थे। अब यह है कि इस सारे अमल में एक और चीज़ जो है वो काबिल गौर है। नाजरीन, हम जो है यानी कि हम एक बात करते हैं जी कि ईरान जो है ना, ईरान भी तो डटा हुआ है, हमें भी डटे रहना चाहिए। डटा रहना जो है ना, भड़क मारना और अपने अल्फाज का पास रखना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप सिर्फ भड़क मार दें, कोई बंदा आके आपको चार चपेड़े मार दे, फिर जो है यानी कि वो जाए फिर आप भड़क मार दें, आप उसे बदला लेने के पोजीशन में ना हो लेकिन बढ़ के मारने की पोजीशन में हों, तो ये इससे कोई आपकी इज़्ज़त में या आपके औरा में कोई आपके दबदबे में इजाफा नहीं होता, यानी कि उससे आपके खोखलापन में इजाफा होता है। अब लास्ट ईयर यही हुआ कि जून में उन्होंने इनकी टॉप जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको एलिमिनेट कर दिया। वो चाहते, और इन्होंने उस टाइम कहा था कि हम चाहते तो हम आयतुल्लाह को भी फारिग कर सकते थे। आई डोंट नो कि इन्होंने इस दफ़ा ये क्यों किया। इनका ये ख्याल था कि आयतुल्लाह को फारिग करना हमें एक सियासी तौर पे नुकसान ही होगा, इसका फ़ायदा एज सच को नहीं होना, क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी उम्र जो है वो 86 साल है। लेकिन अब जो है उन्होंने वो काम भी कर दिया है। अब इस काम का मकसद क्या है और क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? नाजरीन, आयतुल्लाह को यानी कि मैंने अपनी तरफ से एक बैलेंस तजिया करने की कोशिश की है, लेकिन यह है कि जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके मानने वाले हैं, उनकी नज़र में वो एक शहीद है, उनकी नज़र में वो एक मुज़ामत पसंद है। उस लिहाज से देखा जाए तो आयतुल्लाह की शहादत, उससे उनकी तकवीत, उनकी जो तहरीक है उसको मज़ीद तकवीत मिली है। उससे जो मुज़ाहमती एक उनकी अप्रोच है या स्टाइल है ईरान का, उसको मज़ीद तकवीत मिली है। इवन कि उनकी क़यादत अभी इधर से स्टेप बैक करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकती।
इवन कि जो उधर उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे चल रहे थे, ईरान के अंदर बहुत सारे मुजाहरे हुए और हज़ारों के हिसाब से इन्होंने जो आयतुल्ला की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने बंदे हज़ारों के हिसाब से जो मुजाहरीन हैं उनको मारा। ये तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, माजी में भी ऐसा होता है, सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा थी। वो लोग यानी कि जो मुजाहरे कर रहे थे अब वो भी डिफेंसिव होंगे कि आयतुल्ला जो हैं, यानी कि आयतुल्ला शहीद हो गए हैं। अब उनके जो मानने वाले हैं वो ज़्यादा इमोशनल हैं, लिहाजा जो उनके मुखालफिन थे, जो एहतजाज करने वाले थे, वो अब जो है वो एक बैक फुट पर होंगे। तो अब इस सारे तनाज़र में ईरान और इसराइल और अमेरिका क्या कर रहा है कि वो अभी भी बमबारी जारी रखे हुए हैं। अब उनका ये ख्याल है कि बमबारी जारी रखने से शायद हम जो आगे वाली लीडरशिप है हम उसको कायल कर लेंगे। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कर सकते हैं। और जो एक इस टाइम ईरान की पॉलिसी है जो कि बड़ी सुइसाइडल भी है, लेकिन उसका एक अपना एक डिविडेंड भी है, वो क्या है मैं उसका भी बताता हूँ। ये जो मैंने आपको आगे अरब मालिक के बारे में बताया कि अभी उन्होंने तमाम पर फायरिंग खोली हुई है सिवाय ओमान पर, तो इन ममालिक को भी आपने एक तरह का स्टेक होल्डर बना लिया है कि अगर हमारे घर में आग लगेगी तो आपके घर में भी सुकून नहीं होगा, आप इस आग को बुझाने की कोशिश करें। अगरचे इसका एक नुकसान ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द कोई दोस्त नहीं छोड़ा। अब फॉर्चुनेटली पाकिस्तान बचा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान पे है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के साथ वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते थे जो कि अरबों के साथ उन्होंने की है। उन्होंने उनको घर को एक मासी बेड़ा समझा हुआ है। हमारे साथ वो नहीं कर सकते थे। हमारे साथ एक दफ़ा इन्होंने कोई इधर कोई आपको पता है कि कोई मिसाइल फेंके थे तो हमने सही जवाब एक तसल्ली के साथ जो है ना वापस भी भेजे थे। लेकिन यह है कि उधर अब जो है जिस तरीके से एक दुबई जो कि एक कमर्शियल सेंटर है पूरी दुनिया का बना हुआ, उसको उन्होंने टारगेट किया है, पामल जुमेरा को किया है, सऊदी अरब में टारगेट किया है, कुवैत में किया है। तो इनको उन्होंने अपनी जंग का स्टेक होल्डर बनाया है। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर जब तक ईरान में बमबारी होगी, जब तक इज़राइल और अमेरिका आएंगे, हम उनका शायद कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आप उनके साथी हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और वजह क्या बनाई कि इधर जो है अमरीकी अड्डे हैं। अब अमरीकी अड्डे जो हैं वो दुबई में तो नहीं है, लेकिन यह है कि वो कहते हैं जी कि आपके इधर हैं, कतर में भी हैं। तो अब यह है कि मामला ज़रा पेचीदा होता जा रहा है। उस सारे अमल में अभी जो उनकी एक अबूरी इंतज़ामिया बनी है, ईरान का जो आइन है वो इसके बारे में बड़ा क्लियर है। और ईरान के जो चीनी क़यादत है ना, उसके बारे में ये है कि वो सारे इंजीनियर होते हैं, और जो ईरानी हैं इनके बारे में ये है कि ये हिस्टोरियन होते हैं। हिस्ट्री में इनका बड़ा एक लगाव है और हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा उसको इनके वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है कि हिस्ट्री से ये सीखने की कोशिश करते हैं कि फ़लाँ टाइम पर जब ये हुआ था तो उसके जवाब में हमने किया किया था। तो इसमें इन्होंने पूरा एक अपना अरेंजमेंट बनाया हुआ है कि अगर आयतुल्ला जो है वो उनको भी को एलिमिनेट कर देता है तो उसके बाद हमने क्या सिस्टम करना है। तो उनकी आइनी तकाजा ये है कि उसके बाद एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि एक टाइम तो जब आयतुल्ला होता है तो वो फ़र्द वाहिद होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं। लेकिन जब आयतुल्ला नहीं है और अगले आयतुल्ला के इंतखाब तक जो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उसमें प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और उनकी जो एक उलमा की एक कौंसिल है, उनका जो एक फ़र्द, ये तीनों मिलकर फिर इंतज़ामी अमूर को चलाते हैं या फ़ैसले करते हैं। तो अभी उन्होंने वो बनाई है। अब आगे कोई नए सरबराह का इंतखाब होगा, वो कौन हो सकता है इसके बारे में कहना कोई कबल वक्त है। लेकिन यह है कि एक ज़िक्र ये भी आ रहा होता है कि आयतुल्ला का जो ख़ामनई साहब है, इनका अपना बेटा मुजतबा, वो भी कैंडिडेट्स में शामिल है। क्या वो आगे बन जाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो ये है कि जो एक मजहबी जमातों का एक जो इनकलाब आया था वो एक विरासत के अगेंस्ट आया था कि हम जो है विरासती सियासत के मुखालिफ हैं, हम जो है मोनार्की के मुखालिफ हैं। उससे पहले जो रज़ा शाह पहलवी थे, वो भी यानी कि आगे उनके बेटे ने बनना था, या उसका भी जो बाप है वो भी किंग था। तो उन्होंने कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, ये इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ है। तो वो एक तो इस लिहाज से जो जिस सिस्टम की उनका जो एक पूरा निज़ाम है उसकी बुनियाद वो इसके ख़िलाफ़ है कि वो यानी कि डायनास्टी नहीं हो सकती। तो लिहाजा अगर कोई ऐसा कोई निज़ाम बनाने की कोशिश की जाती है तो उसके ख़िलाफ़ बड़ी मुज़ामत होगी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि जी चूँकि उसका बाप शहीद हुआ है तो लिहाजा अगर कोई बदला ले सकता है तो या
उसके मिशन को आगे चला सकता है, तो वो फिर मुश्तबा से ज़्यादा को अच्छा नहीं चला सकता। लेकिन ये एक बहुत बड़ी रुकावट है कि उससे एक डायनास्टी का एक कॉन्सेप्ट जाएगा कि ये विरासती सियासत शुरू हो गई है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा एक एंगल ये भी है कि इवन जो एक इमाम खुमैनी है, ये ज़रा एक फ़र्क थोड़ा सा कम है, ये खामना ही थे, और जो पहले जो इनके कायदे इनकलाब थे वो इमाम खुमैनी थे। इमाम खुमैनी का एक अपना नवासा है, वो भी एक रेस में है, तो एन मुमकिन है कि वो हो जाए या उसके अलावा कोई और हो जाए, तो लिहाजा अभी ये बाकी है। लेकिन मैं जो आपको बात कर रहा हूँ कि इस टाइम अमेरिका और इसराइल ने बमबारी जारी रखी हुई है। अब उनका मकसद ये है कि जो नई लीडरशिप आती है वो इस टाइम दे आर इन अ शेकन कंडीशन, हम इनसे जो भी बातें मनवाना चाहते हैं हम इनको अपने साथ मिला लें। लेकिन नाजरीन, मुझे ये लग रहा है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो इस टाइम मुजाहिरीन के जो जज्बात हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, इससे तो अगर कोई इनको वैसे भी एक आंख मारे ना कि ये देखें जी, नहीं कि अभी फौरी तौर पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे को 2-3 महीने दें, उन 2-3 महीनों के अंदर अंदर अभी तो जो उनका जो वो सोग का ऐलान उन्होंने किया है वो आगे 40 दिन चलना है, यानी कि पूरा एक वो हुसैनी अंदाज में सारा एक चीज़ें आगे चल रही हैं। तो लिहाजा जिसको भी टाइम मिलेगा वो अगर कोई इसी इन लोगों का बहाना बना के ना जी कि मैं अपने लोगों को पहले काम डाउन करूँगा, अपीज़ करूँगा, तो उसको फिर भी 2-3 महीने चाहिए, और उन 2-3 महीनों के अंदर अंदर वो अपने आप को समझ जाएंगे, वो कंसोलिडेट कर लेंगे। जब वो कंसोलिडेट कर लेंगे तो उसके नतीजे में कोई आगे चीज़ें यानी कि वो अमेरिका से वो जो एक टाइम विंडो है वो उनके हाथ से निकल जाएगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो भी अपना जो रहबर है उसको सिलेक्ट ही ना करें, वो कहें जी इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी, और इनको कहते रहें कि जब तक हमारी कोई एक नई लीडरशिप नहीं आती तो लिहाजा हम आपके साथ कोई चीज़ें फ़ाइनल नहीं कर सकते। तो इस सारे तनाज़र में अमेरिका को फ़ायदा कुछ नहीं सिवाय बदनामी के। उन्होंने जो पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड में, और ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पर जिधर एक शिया पॉपुलेशन पाई जाती है, उनके लिए वो एक रूहानी एक पेशवा की हैसियत रखते हैं। उनका मर्डर करना, ये इससे अमेरिका एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स में इजाफा होगा। उससे अमेरिका अगर ये समझता है कि वो जो ईरानी हुकूमत है वो सरेंडर कर जाएगी, वो मुश्किल है। हाँ, ये है कि अगर ये वाला काम ना करते तो चांसेस थे कि शायद जो डील उस टाइम इनको मिल सकती थी डरा डरा के, वो ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन अब जो मारने के बाद अगर ये चाहते हैं कि इनको डील मिलेगी, वो मुझे फौरी तौर पे उसके आसार नज़र नहीं आ रहे। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। प्रोग्राम फिर आज लंबा हो गया, उसकी माजरत चाहता हूँ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।